आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। हम ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड तीनों प्रकार की क्लासें चलाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये मानता हूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके पढ़ाई में बहुत अच्छा और बहुत कह सकते हैं कि प्रभावी बदलाव आएगा। कुछ लाइनें हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, जीत होनी चाहिए। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हारते हुए शर्म आनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हारते हुए शर्म आनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि रचनात्मकता क्या होती है। एक बार एक लड़का था, उसे कांच का टुकड़ा मिला। तो जब उसे कांच का टुकड़ा मिला, वो अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आज मुझे ये मिला है, इसका मैं क्या करूं। उसने कहा, तू मार्केट जैसे लेकर, और मार्केट में जब तुझसे कोई पूछे ये कितने का है, तू ऐसे इशारा करना, कुछ ना बोलना। वो मार्केट में गया और जिसने भी पूछा उसने ऐसे इशारा किया। तो किसी ने कहा 20 रुपए का, तो किसी ने कहा 200 रुपए का, लेकिन वो ऐसे ही इशारा करता रहा। शाम को अपने पिता के पास गया तो कहता है कि पिताजी, आज इसकी जो कीमत है 20 रुपए और 200 रुपए लगी। तो उसके पिता कहते हैं कि ऐसा करना, आज जो जिस मार्केट में तू गया है उससे अधिक पैसे वाले लोगों के मार्केट में जाना, अच्छे मार्केट में। वो फिर दूसरे दिन गया और लेकिन इशारा ऐसे ही करना। फिर उसने ऐसे इशारा किया तो लोगों ने कहा 2000 रुपए का या 20,000 रुपए का। कोई 2000 का कह रहा है, कोई 20,000 का कह रहा है। तो अपने पिता के पास शाम को फिर आया तो वो कहता, आज पिताजी इसकी कीमत 20,000 और 2,000 रुपए लगी। अब उसने कहा, कल तू ऐसे मार्केट में जाना जहां भारत के टॉप मिलियनर लोग रहते हैं, आते हैं। फिर वो गया, फिर उसने इशारा किया, कितने का है, इतने का। तो किसी ने कहा 2 लाख रुपए का, तो किसी ने कहा 20 लाख रुपए का। वो शाम को फिर आया तो उसने अपने पिता से कहा, आज पिताजी इस टुकड़े की कीमत 2 लाख रुपए और 20 लाख रुपए लगी। तब उसके पिता ने एक बात समझाई, कीमत किसी वस्तु की नहीं होती, कीमत देखने वाले की आंखों में होती है। हम किस व्यक्ति से मिल रहे हैं उसकी कीमत होती है। तो इसी प्रकार यदि आपको अपनी कीमत पहचाननी है तो आपको अपने आप को पहचानना होगा। आपको ऐसी जगह प्रेजेंट करना होगा जहां आपकी कीमत पहचानी जाए। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को ध्यान रखो। अगर आपके अंदर रचनात्मकता नहीं है तो आप कुछ नहीं, लड़ने से पहले हार मत मानो और इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हारते हुए शर्म आए। अपने से प्रेम करना सीखो, अपने पर भरोसा करना सीखो। जब तक आप अपने से प्रेम और अपने से भरोसा नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज पुनः शुरू करते हैं। आप हमारे राज व्यवस्था अर्थात पॉलिटी के सेशन में हैं और यहां पर हम सीखेंगे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताएं। तो पहले हम देखेंगे संघात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आप क्या डाल लें, संघात्मक विशेषताएं। पहली संघात्मक विशेषता है दोहरी शासन पद्धति। क्या है? दोहरी शासन पद्धति, अर्थात केंद्र और राज्यों में, केंद्र एवं राज्यों दोनों में सरकार की उपस्थिति। दोहरी शासन पद्धति में केंद्र एवं राज्य दोनों में सरकारों की उपस्थिति। दूसरा, संविधान में संघीय व्यवस्था से संबंधित
से संबंधित प्रावधान। अब आपको मैंने कल संविधान संशोधन के दो तरीके बताए थे कि एक आता कि ये संविधान संशोधन के तरीके हैं और एक और तरीका बताया था जिसका जिक्र संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में नहीं है, लेकिन उससे भी संविधान संशोधन हो सकता है, जिसमें हमने कहा था साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुसमर्थन। तो जो संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है इसमें क्या जरूरत है हमें? विशेष बहुमत प्लस राज्यों, कितने? आधे राज्यों का अनुसमर्थन। संघीय संविधान में संघीय व्यवस्था संबंधित प्रावधान, इनमें जो संशोधन कैसे होगा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन से। तीसरा क्या, इसका मतलब क्या हो गया? कठोर संविधान के लक्षण है। ये क्या है? कठोर संविधान के लक्षण। मैंने कल क्या बताया था विशेषताओं में? हमारा संविधान कठोर और लचीले दोनों प्रावधानों से मिक्सचर है। कैसा है? मिक्स है। हमारे यहाँ कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो ब्रिटेन की संसद की तरह हम आसानी से संशोधित कर सकते हैं और कुछ प्रावधान हमारे अमेरिकी संविधान की, अमेरिकी व्यवस्था की तरह बहुत मुश्किल से संशोधित होते हैं। क्लियर हुआ? अगला लिखें, लिखित संविधान क्या है? लिखित संविधान प्लस संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रावधान लिख लिया, संविधान का निर्वचन करने की शक्ति न्यायपालिका में निहित होना। इसका मतलब क्या है? न्यायपालिका शक्तिशाली है। कल आपको यह बात बताई थी हमने। संविधान का निर्वचन कौन करेगा? न्यायपालिका। इसका मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र और शक्तिशाली है। इसके अलावा राज्यसभा एवं लोकसभा की उपस्थिति, राज्यसभा एवं लोकसभा की उपस्थिति। अब राज्यसभा क्या करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या करती है? और लोकसभा क्या करती है? जनता का प्रतिनिधित्व क्या करती है? क्लियर हुआ? तो हमारी संविधान में संघात्मक लक्षण है। क्या है? दोहरी शासन पद्धति, अर्थात केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों की उपस्थिति। दूसरा है संविधान में संघीय व्यवस्था संबंधित प्रावधान जिनमें संशोधन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से हो सकता है। तीसरा है लिखित संविधान प्लस संविधान की सर्वोच्चता। चौथा है संविधान का निर्वचन करने की शक्ति न्यायपालिका में निहित होना। और पांचवा है राज्यसभा एवं लोकसभा की उपस्थिति। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एकात्मक व्यवस्था की तरफ। किधर जाते हैं? एकात्मक व्यवस्था। क्या देखते हैं अब? एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ठीक है, पहले लिखें, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अब आप सोचिए, राज्यपाल राज्यों का प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के माध्यम से वास्तव में कौन करता है? मंत्रिपरिषद। क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सलाह मानता है? राष्ट्रपति की, क्योंकि ये नाम मात्र का प्रमुख है। इस पर संविधान द्वारा सीमा लागू की गई है कि इसे मंत्रिपरिषद की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। मंत्रिपरिषद की आज्ञा नहीं, सलाह। आज्ञा गलत कह रहे हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी। अब अगर राज्यपाल राज्य का प्रमुख है लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र। तो निश्चित बात है किसकी मानेगा? राज्य की या केंद्र की? केंद्र की मानेगा।
तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो केंद्र सरकार है वो राज्यों पर नियंत्रण करती है। तो एकात्मक हुआ लक्षण या संघात्मक हुआ? एकात्मक हो गया। अगला अगला लिखें, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। ये क्या है? अनुच्छेद 249 किसमें दिया है ये बात? अनुच्छेद 249 में। अब राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? हमने आपको 3 सूचियां बताई थी। कौन कौन सूचियां थी? एक थी केंद्र सूची, एक थी राज्य सूची और एक थी समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र। राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य। और समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा? दोनों। अब राज्य सूची पर वैसे कौन कानून बनाता है? राज्य। लेकिन यहां क्या लगा? राष्ट्रीय हित में। किसमें? राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। यह अनुच्छेद 249 में दिया हुआ है। अगर राष्ट्रीय हित कैसे? राज्यसभा क्या करे? राज्यसभा, समझ में आ गया? 2/3 बहुमत से। किससे? 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को, राज्य सूची के विषय को, किसको? राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का, किसका? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत कल समझाया था, राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो इस पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है? संसद को। किसे मिल जाती है? संसद को। समझ में आ गई बात? अब एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि जो आरएस है और एलएस है, लोकसभा और राज्यसभा, कोई सरकार बने उसमें एलएस का महत्व हो, मतलब एलएस का बहुमत हो और आरएस का भी बहुमत हो, दोनों क्या हो? बहुमत। क्या हो? बहुमत। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा पार्टी है। अब भाजपा पार्टी का किसमें में? दोनों में बहुमत है, राज्यसभा लोकसभा में। तो राज्यसभा में बहुमत कैसे बढ़ता है? राज्यों में, जितने राज्यों में सरकार बढ़ती जाती है तो राज्यसभा क्या करती है? कौन चुनते हैं? राज्य चुनते हैं। आपको समझाएंगे पूरी प्रोसेस क्या होती है। अभी समझें कि जितने राज्यों में सरकार होगी उतने राज्यों में उतने प्रतिनिधि यहां पर अधिक होंगे। और बीजेपी की भी सरकार है कई राज्यों में, तो इसका मतलब बहुमत होगा यहां पर भी और यहां पर भी बहुमत होगा, 2/3 बहुमत भी होगा। अब सोचो, अगर राज्यसभा में बहुमत है और राज्यसभा में बहुमत है, तो अगर अब भाजपा क्या कर सकती है? अपनी मनमानी कर सकती है, किसी राज्य सूची के विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित का घोषित कर सकती है। राज्य चाहे ना चाहे फिर इस पर कानून बना सकती है। बना सकती नहीं बना सकती है? अगर वो कानून बना सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र की दादागिरी क्या चलेगी यहां पर? और जहां पर केंद्र की दादागिरी चले, गुंडा कौन हो? केंद्र सरकार। अगर गुंडा बन जाए केंद्र सरकार तो क्या हो गया? एकात्मक। मतलब चौधरी, गांव में चौधरी होता है जिसके हाथ में लट्ठू होता है और उसके 4-5 लठैत होते हैं, तो गांव में किसकी चलती है? उसी चौधरी की। ऐसे केंद्र सरकार क्या हो जाती है? राज्यसभा बहुमत आते ही चौधरी बन जाती है। वो राज्य सूची के जिस विषय को चाहती है उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं कि नहीं? तो एकात्मक लक्षण हुआ। अगला देखें, नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। यह किसमें दी है? अनुच्छेद 3 में। किसमें दी है? अनुच्छेद 3 में। नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति अब अनुच्छेद 3 में दी है। अगर सोचो कि केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों से परमिशन नहीं लेती है,
अगर उसे लगता है उत्तर प्रदेश की सीमा को काटकर मध्य प्रदेश में जोड़ दें तो ऐसा कर सकती है। अब एक बात, तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से फैसला कर लिया कि आंध्र प्रदेश बड़ा राज्य है, इसको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित कर दो, और जबकि आंध्र प्रदेश की विधानसभा इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन फिर भी तेलंगाना बन गया, नहीं बन गया? उत्तराखंड बना। उत्तराखंड किससे टूट के बना है? उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, और झारखंड बिहार से। सन 2000 में इन तीनों राज्यों को एक साथ अलग किया गया था। समझ में आ गया? अब ये सारे फैसले किसने किए? केंद्र सरकार ने। राज्य इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर भी फैसले किए। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश को घाटा हुआ कि पर्यटन कम हो गया। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो बिहार को घाटा हुआ कि उसके खनिज संसाधन झारखंड में चले गए। बात समझ में आ गया? ऐसे ही जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके भी खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ में चले गए। तो लेकिन केंद्र सरकार कर सकती है ऐसा, कभी कभी राजनीतिक फायदों के लिए भी कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कर सकती है उत्तर प्रदेश में ऐसा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है, उस क्षेत्र को वह उत्तराखंड में डाल दे, और उत्तराखंड में इतनी जनसंख्या है कि वहां पर वो पार्टी हारेगी नहीं, तो उसकी सीमा में राजनीतिक आधार पर परिवर्तन किया सकता है राजनीतिक फायदे के लिए। ये है एकात्मक लक्षण। क्या है ये? एकात्मक। अगला आपात उपबंध क्या है? अनुच्छेद 352। एक होता है राज्य आपात, अर्थात राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356। एक होता है वित्तीय आपात। क्या होता है? ये होता है अनुच्छेद 360। क्या होता है? राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 द्वारा सुन लें, आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं। आपात राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपात 3 तरह से लगा सकता है, एक तो युद्ध, एक बाह्य आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह। किसमें? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात इस आधार पर लगाया जाता है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। किस आधार पर लगाया जाता है? किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और वित्तीय आपात तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, जब हमें वित्तीय संकट की ऐसी स्थिति दिखती है कि आपात लगाना आवश्यक है तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगाया गया है। राज्य आपात अलग अलग राज्यों में कई बार लगाया गया है, और सबसे अधिक दुरुपयोग केंद्र सरकार इसी का करती है, राष्ट्रपति शासन का। हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती है किसी न किसी आरोप लगाकर, और वित्तीय आपात अब तक कभी नहीं लगाया गया है। तीनों ही आपातों में जो राज्य की शक्तियां हैं वो किस में चली जाती हैं? संसद पर चली जाती हैं। किस में चली जाती हैं? अब राज्य की विधानमंडल कानून नहीं बनाएगी, कौन बनाएगा कानून? संसद बनाएगी कानून, और संसद द्वारा बनाए गए कानून और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर राज्य सरकार को कार्य करना होगा। बात समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? अब जो हमारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन था वो समाप्त हो गया। सारी शक्ति किसके पास पहुंच गई? कि संसद के पास। तो एकात्मक है संघात्मक है? एकात्मक हो गया। क्लियर हुआ? आपको याद करने हैं राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। इनमें बहुत सारी डिटेलें हैं, लेकिन पहली बार आपके अनुच्छेद आ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको क्या बताए गए? अनुच्छेदों के नाम बताए गए और इनको क्या कहते हैं ये बताए गए। तीसरा है अलग होने का अधिकार नहीं। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। क्या कोई राज्य भारत से अलग हो सकता है? भारत संघ से? बताइए, ये एकात्मक है या संघात्मक है? एकात्मक स्थिति है। कैसी स्थिति है? क्या इसको समझाना जरूरी है क्या? नहीं ना। अगला है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में
असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। जैसे उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी है राज्यसभा में? 31। कितनी है? उत्तर प्रदेश सीटें 31 और महाराष्ट्र की 19। कितनी है? महाराष्ट्र की 19। वहीं पर मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, गोवा की 1। आप सोचिए अब किस राज्य का प्रभाव अधिक होगा? क्या गोवा का जो गोवा के प्रतिनिधि हैं कुछ भी पास करा सकते हैं क्या? क्या उनकी संख्या इतनी है? लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रभाव अधिक होगा। इसका मतलब जो केंद्र सरकार है वो उत्तर प्रदेश पर अधिक ध्यान देगी या नागालैंड पर? उत्तर प्रदेश पर अधिक ध्यान देगी। इसका मतलब क्या होगा? विकास असमान हो जाएगा। तो ये क्या संघात्मक लक्षण है? ये एकात्मक लक्षण है। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ जो विकास था वो असमान था, जनसंख्या भी असमान रूप से थी। हमने राज्यों को इस तरह से नहीं दिया, हमने क्या जनसंख्या के आधार पर दिया है। कैसे दिया है? एक जनसंख्या पर इतने प्रतिनिधि होंगे इस हिसाब से दिया है। लेकिन आप सोचो सीनेट अमेरिका की, किसकी? यूएसए की सीनेट, कितने राज्य यूएसए में? 50। सीटें कितनी सीनेट में? 100 सीटें हैं। प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें हैं? 2 सीटें। अब एक बात आइए, यहां पर हर राज्य की बराबर वैल्यू है, चाहे वो छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो। यहां पर बड़े राज्यों की अधिक वैल्यू है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये बड़े राज्य हैं, इनकी अधिक वैल्यू है। वहीं मिजोरम, नागालैंड, गोवा की कम वैल्यू है। इसी प्रकार आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड, ये पढ़ाया था आपको। यहां पर कैंटन थे और अर्ध कैंटन थे। अब प्रत्येक कैंटन को 2 सीटें दी गई थी। कितनी सीटें दी गई थी? तो प्रत्येक कैंटन की वैल्यू बराबर होगी। लेकिन यहां पर ऐसा होगा क्या? तो एकात्मक है संघात्मक है? ये एकात्मक लक्षण है। क्लियर हुआ? आगे देखें, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या, नामांकित सदस्य लिखने केवल, राज्यसभा में नामांकित सदस्य। अब राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? देखिए निर्वाचित कितने होते हैं? कौन बताएगा मेरे को? बताए किसी को? 238। नामांकित कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12 नामांकित होते हैं। कितने नामांकित होते हैं? अब निर्वाचित सदस्य कितने? 238। नामांकित कितने होते हैं? 12। और ये नामांकित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर राष्ट्रपति करेगा इसका मतलब कौन करेगा? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिमंडल, अर्थात केंद्र सरकार करेगी। इसका मतलब ये 12 लोग किसकी बात मानेंगे? केंद्र सरकार की बात मानेंगे। राज्यसभा में होता किसका प्रतिनिधित्व है? राज्यों का। लेकिन यहां हो क्या रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। तो इसका मतलब एकात्मक लक्षण है संघात्मक लक्षण है? एकात्मक लक्षण है। ठीक। दोहरी नागरिकता नहीं। क्या हमारे यहां दोहरी नागरिकता है? इसका मतलब क्या है हमारे यहां? एकल नागरिकता। मतलब केवल हम क्या कहते हैं? हम केवल भारतीय कहते हैं अपने आप को। हमें केवल भारत की नागरिकता दी जाती है। क्या किसी को उत्तर प्रदेश की नागरिकता है किसी के पास? नहीं। लेकिन अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी का मतलब कि राज्यों और केंद्र दोनों की नागरिकता लेनी पड़ती है। वो राज्य के भी नागरिक कहलाए जाते हैं और केंद्र के भी नागरिक कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? दोनों के नागरिक कहलाए जाते हैं। संविधान का लचीलापन अब क्या है? ये मैंने बताया था 3 तरह के संशोधन कर सकते हैं हम। एक क्या होता है? साधारण बहुमत से। किससे कर सकते हैं? साधारण बहुमत का मतलब क्या है? लचीलापन है ये। और एक क्या होता है? विशेष बहुमत से। कैसे कर सकते हैं? विशेष बहुमत से। और एक क्या होता है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का
अनुसमर्थन। इसमें से ये लक्षण क्या है? कठोर। और ये लक्षण क्या है? लचीलापन। है लचीलापन क्या नहीं है? तो हमारा संविधान अब एकात्मक, लचीलापन का मतलब क्या हुआ? एकात्मक की ओर झुका हुआ है। कैसे झुका हुआ है? एकात्मक की ओर झुका हुआ है। कोई समस्या? अब देखिए हमारे यहां कैसी न्यायपालिका है? एकल न्यायपालिका। कैसी है? एकल न्यायपालिका। क्या हमारे यहां राज्यों की न्यायपालिका और केंद्र की न्यायपालिका अलग अलग हैं या एक हिरार्की में है? उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है? क्या अमेरिका में ऐसा है? नहीं। हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका है? एकल न्यायपालिका। मतलब पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन अमेरिका में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय केंद्र का अलग है, वो केंद्र केवल केंद्र के मामले देखेगा, और राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वो राज्यों के मामले में वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय हैं। बात समझ में आ गया? तो ये कैसा हो गया? एकात्मक लक्षण है या नहीं है? लोक सेवाओं का स्पष्ट विभाजन नहीं। क्या है? लोकसभा में लोक सेवाओं का स्पष्ट विभाजन नहीं। ये बात आप ऐसे समझें, एक बात है, ये राज्य के कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी होते हैं। एक क्या होते हैं? केंद्र के कर्मचारी जो केंद्र के अधीन रहते होंगे। एक होते हैं राज्य के कर्मचारी। क्या होते हैं? जो राज्य के अधीन रहते होंगे। एक होती है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा कैसी होती है? अब ये अखिल भारतीय सेवा है, ये क्या है? नियुक्ति कौन करेगा इनकी? केंद्र। लेकिन कार्य कहां करेंगे ये? अब नियुक्ति कौन करेगा इनकी? करेगा केंद्र। लेकिन कार्य कहां करेंगे? राज्य में। कहां करेंगे? राज्यों के अधीन। कार्य कहां करेंगे ये? राज्यों के अधीन। अब एक बात बताओ, अगर इनकी नियुक्ति किसने की? केंद्र ने की है, तो अंतिम जो नियंत्रण है वो किसका होगा? केंद्र का या राज्य का? किसका होगा? केंद्र का। जैसे किसी जिले का जिला अध्यक्ष वो अखिल भारतीय सेवा से नियुक्त होता है, जिसे हम लोग यूपीएससी कहते हैं। समझ गया? तो अब उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। लेकिन कार्य कहां करता है? वो जिले में। अब जिले में जब कार्य कर रहा है वो, अगर राज्य सरकार उसके कार्य से खुश नहीं है तो क्या उसे नौकरी से निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती, केवल उसका ट्रांसफर कर सकती है। नौकरी से कौन निकाल सकता है उसे? केवल केंद्र सरकार। क्यों? नियुक्ति किसने की है? जो नियुक्ति करेगा वही तो निकालेगा। तो अब ये कैसा एकात्मक लक्षण है? केवल राज्य क्या कर सकते हैं? केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो अंतिम नियंत्रण किसका है? अगर केंद्र सरकार जिला अध्यक्ष को काम कराना चाहे, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का सचिव है वो केंद्र सरकार का द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो अब आप समझे कि अंतिम नियंत्रण किसका होगा? केंद्र सरकार का। तो कैसी व्यवस्था हो गई? ये एकात्मक संघात्मक? राज्य किस पर निर्भर हो गए? केंद्र पर। अगला पॉइंट, अब शिष्ट शक्तियां किसके पास है? हमारे यहां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं? वे शक्तियां जो ना तो केंद्र सूची में हो, ना राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो, उसके अलावा जो भी सूची है या जो भी मामले हैं, जो भी शक्ति है वो किसके पास होगी? केंद्र के पास। अब सोचिए यूएसए में क्या है? यूएसए में है कि केवल केंद्र के पास वह शक्ति होगी जो केंद्र सूची में होगी, बाकी सारी शक्तियां किसके पास होंगी? राज्यों के पास। इसका मतलब अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? राज्यों के पास। अमेरिका में। लेकिन कनाडा में किसके पास हैं? केंद्र के पास।
हमने किससे लिया ये? कनाडा से लिया है। किससे लिया है? जब मैं आपको संविधान के स्रोत पढ़ा रहा था उसमें मैंने संविधान के स्रोत में लिखवाया था अवशिष्ट शक्तियां हमने किससे उधार ली हैं? कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान में और भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास। अगला, राज्यों के लिए पृथक संविधान नहीं। क्या नहीं है? राज्यों के लिए पृथक संविधान नहीं। क्या इस पॉइंट को समझाना मुझे? राज्यों की आर्थिक स्थिति केंद्र की तुलना में कमजोर, कैसी है? कमजोर है। राज्यों की आर्थिक स्थिति केंद्र की तुलना में कैसी है? कमजोर है। बात समझ में आ गई? क्योंकि केंद्र के पास अधिक संसाधन है आर्थिक मामले में। अधिकांश टैक्स कौन लेता है? केंद्र लेता है। राज्यों के पास कर लेने की शक्ति तो है लेकिन उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। क्या नहीं होता? रेवेन्यू समझते हो? नहीं समझते? रेवेन्यू नहीं जानते क्या होता है? अरे टैक्स, टैक्स, पैसा, पैसा, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, वही वाला पैसा। तो हमारा संविधान एकात्मक क्यों है, संघात्मक क्यों नहीं है? ऐसी स्थिति के लिए एक व्यक्ति हुए और उनका नाम था केसी वियर, प्रोफेसर वियर। कौन थे? प्रोफेसर वियर। कैसे लिखेगा वियर? वाह बनता है इसमें, वियर, केसी वियर। इन्होंने एक वाक्य बोला था। क्या बोला था? एक कोड किया, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कैसा है? जो वास्तव में एकात्मक है लेकिन इसमें कुछ तत्व कैसे हैं? संघात्मक हैं। ना कि इसे संघात्मक संविधान कहा जा सकता है जो एकात्मक तत्वों से मिला है। वास्तव में कैसा है ये? अर्ध संघात्मक। अगर ये वाक्य लिखना चाहे लिख सकते हैं आप लोग। लिखें, केसी वियर ने कहा था, हमारा भारत नहीं था, वो विदेशी थे वो। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है, अर्थात यह एक एकात्मक संविधान है जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में हैं, सहायक रूप में हैं। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि हमारा संविधान दोहरी प्रवृत्ति का है। यह सामान्य स्थितियों में संघात्मक है। कैसा है? सामान्य स्थितियों में संघात्मक है, शांत रहता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आती है, ये कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। दोहरी प्रवृत्ति का है, मतलब क्रिकेट जैसा है, रंग बदलता रहता है। अगर सामान्य स्थिति है तो संघ बनेगा, सब लोग अपने अपने जियो, लेकिन खतरा आएगा वैसे क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा। जैसे आपने कोई परिवार देखा हो चौधरियों का, तो उनके कई बच्चे होते हैं, लेकिन जब वो अलग रहते हैं, जब वो एक साथ रहते हैं, उनका खाना अलग अलग बनता है, उनके बच्चे अलग अलग पढ़ रहे होते हैं, उनके खर्चे अलग चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इनसे बाहर का कोई लड़ता है तो क्या हो जाता है? वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? एक शक्ति बन जाते हैं। हमारा संविधान भी चौधरियों की तरह है, चौधरी के परिवार की तरह। कैसा है? चौधरियों के परिवार की तरह। जब शांति की स्थिति है संघात्मक है सामान्य स्थितियों में, लेकिन राष्ट्र की एकता अखंडता की बात आई तो क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा। वैसे भी कोई देश किसी संविधान को कैसा अपनाएगा यह वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब अमेरिका आजाद हुआ तो राज्यों से एक देश बना। हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी क्योंकि हम लगभग 200 साल अंग्रेजों द्वारा सताए गए गुलाम थे, और उन्हीं परिस्थितियों में मुस्लिम लीग और जिन्न अर्थात जिन्ना ने क्या किया? पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। दंगे हो रहे थे। अब उस समय आज जैसा भारत है वो नहीं था। हमें ब्रिटिश प्रांत तो मिल चुके थे, लेकिन देसी रियासतें भी मिलना बाकी थी, जिनकी संख्या 600 थी। तो ऐसे में अगर हम राज्यों को अधिक शक्ति देते तो निश्चित बात है कि भारत के खंड खंड होने का खतरा था।
लेकिन हमें भारत को कैसा बनाए रखना था? अखंड। इसलिए हमने क्या किया, शक्तियां दी किसको दी? केंद्र को दी। क्योंकि राज्य की जो सरकारें होती हैं वो क्षेत्रीय हितों को ध्यान रखती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जाति गणना पे ध्यान रखती है, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखती है। किसको ध्यान रखती है? राष्ट्रीय हित को। राज्य सरकारें क्षेत्रीय हित के आधार पर कार्य करती हैं और केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित के आधार पर कार्य करती है। इसलिए उन्होंने केंद्र को अधिक शक्तियां दी, जिससे हमारा देश अखंड बना रहे। कैसा बना रहे? अखंड बना रहे। तो अगर हमें किसी देश के संविधान को पढ़ना है तो वहां की परिस्थितियों को पढ़ना होगा, वहां की परिस्थितियों को समझना होगा, तभी हम उस देश को, संविधान को समझ सकते हैं। तो हमारा संविधान क्यों एकात्मक है, क्यों संघात्मक है? इसके विभिन्न कारण थे, ताकि देश को विकास भी किया सके और एक साथ भी रखा सके, अखंड भी बनाया सके। क्लियर? तो अब हम आपको कल मिलेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। गुड बाय।